अब प्राचीन भारतीय इतिहास की जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत कल हम लोगों ने बातचीत में बताया हुआ था कि पाषाण काल से ही शुरू होता है। कल हम लोग का चर्चा था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास के बारे में हम लोगों ने देखा था कि प्राक इतिहास एक ऐसा समय काल है जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। मींस कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले हम कैसे थे, आदि मानव कैसा था, उसके बारे में पूर्णतः हमें पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना होता है। फिर वक्त बीता, समय बीता और पहले धातु से मानव परिचित हुआ। और जो पहला धातु था वो कौन सा था भाई? तो वो जो है ताम्रपाषाण काल था। तांबे से परिचित होते हैं, तांबा और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए उसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा बच्चों वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ये पहला जो टॉपिक पाषाण काल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग को कंफ्यूज करता है। तो इस पहले टॉपिक को जब हम लोग लास्ट वाला यूनिट शुरू करेंगे, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास, तब किया जाएगा। बड़ी संख्या में मुझे दोनों मंच पे आप सभी छात्रों का अभिवादन दिख रहा है। यूट्यूब पर भी ढेर सारे छात्र लाइव हैं। आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को आज का हमारे और आपके बातचीत का जो विषय वस्तु है वो कौन सा टॉपिक है? वो सिंधु घाटी सभ्यता है। कल बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था? तो कल हम लोगों ने देखा था प्राचीन भारत एक समग्र अवलोकन, एक समग्र अवलोकन था। एक हॉलिस्टिक एनालिसिस हम लोग सिलेबस का मैराथन जो है वो 2 घंटों में किया गया था। आज का जो टाइटल है क्लास का वो क्या होगा? तो आज का जो टाइटल है वो सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 है। सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता पार्ट 1 है। तो इस पार्ट 1 में थोड़ा सा मैं रिकैप ले लेता हूं, उसके बाद फिर से हम लोग शुरू कर देते हैं। तो ये बेटा सब्जेक्ट की क्लास लग चुकी है। कुछ हमको लग रहा है पुराने वाले भी स्टूडेंट हैं, वो अपने बैच में पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट की क्लास कब लगेगी। तो आप लोगों के बैच में बेटा जब भी क्लास लगेगा तो जो प्लानर है उस प्लानर में आप लोग को शो होना शुरू हो जाएगा। तो आइए बच्चों, जो है सभी लोगों का भाई अभिवादन मैं स्वीकार कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने तो आते ही बोल दिया ना कि आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए क्लास को शुरू किया जा रहा है। तो एक एक लोगों का नाम लेना जरूरी नहीं है भाई, आप सभी लोग मतलब सभी छात्र जो हैं। आइए बच्चों, जो है तो टॉपिक जो है हम लोगों का पहला, हम लोगों ने क्या देखा था प्राचीन भारत में? तो प्राचीन भारत में हम लोगों ने देखा था कि एक काल पाषाण काल था। पाषाण काल 3 भागों में बटा था भाई। या जो पाषाण काल था वो 3 भागों में बटा था। पहला जो है पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है वह नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब पाषाण काल को देखने के पश्चात फिर हम लोग कहां पे आए थे? फिर हम लोग ताम्रपाषाण काल पर आए थे। क्योंकि बेटा मैंने क्लास में शुरू में स्पष्ट कर दिया कि थोड़ा सा उलझाऊ हो जाता है, इसलिए इंट्रोडक्शन हम लोग कर ही चुके हैं। इसे हम लोग हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जब शुरू किया जाएगा तब देखा जाएगा। वस्तुतः बच्चों किताबों में भी ज्ञान दिया हुआ है। किताबी ज्ञान आपके सेल्फ स्टडी से क्लासरूम कैसे अलग है, कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि सहज तरीके से जो बच्चा इतिहास पढ़ा है, जो नहीं भी पढ़ा है, जो बीए एमए किया हुआ छात्र है, जो बीएससी एमएससी किए हुए हैं, बीटेक एमटेक बैकग्राउंड से हैं, आप सभी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों को सहजता से विषय वस्तु से जोड़ा जा सके। इंट्रोडक्शन हो गया है, बस थोड़ा सा मैं रिकैप लेकर के आज के टॉपिक पे आ जा रहा हूं। पाषाण काल में बच्चों आपने देखा था, पूरा पाषाण काल में आदि मानव है, घुमंतु और यायावर जीवन जी रहे थे। और इस घुमंतु और यायावर जीवन में आज यहां और कल वहां वाला जीवन है। मध्य पाषाण काल में आपने देखा था कि होमोसेपियंस, जो हम लोग वर्तमान के सबसे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो आए हुए थे। और होमोसेपियंस जो रहता है सबसे तार्किक मानव रहता है। और यही तार्किक मानव सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले जो है इस पृथ्वी पर किसी प्रजाति को गुलाम बनाना शुरू किया। पशुपालन की शुरुआत हुआ, छोटे छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू किए थे। कल भी मैंने कहा था कि तलवार सुई का काम नहीं कर सकता है, तो छोटे पत्थर उपकरणों की भी अपनी उपयोगिता थी। नवपाषाण काल में सब कुछ नया हो रहा था। तो सब कुछ क्या नया हो रहा था? नियमित रूप से खेती की शुरुआत होती है। घुमंतु बंजारा जीवन अब अस्थायी हो जाता है। अब खेती कर रहे हैं तो अनाज रखने के लिए बर्तन बनाना शुरू करते हैं। उसके साथ साथ पहिए का आविष्कार हो जाता है। और जब पहिए का आविष्कार होता है तो आगे चल करके ये पॉलिश टूल्स प्रयोग करते हैं। चमकदार घिस घिस करके पत्थर के धारदार हथियार बना रहे हैं, पॉलिश टूल्स का प्रयोग हो रहा है। अब बच्चों ताम्रपाषाण काल तक आते आते क्या होता है? अस्थायी जीवन तो यहीं पे हो चुका है। नवपाषाण काल में ही अस्थायी जीवन हो चुका है। ताम्रपाषाण काल में क्या होता है? ताम्रपाषाण काल में ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ था। ग्रामीण संस्कृतियों का उदय मींस की निश्चित विश्वास और परंपराओं का उदय हो गया था। ये सब चीजें हम लोग कल देख लिए थे, बस थोड़ा सा मैंने रिकैप ले लिया कि आज के टॉपिक से सहजता से आप लोगों को जोड़ा जा सके। आज का टॉपिक क्या है भाई? आज का टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी
सभ्यता है। तो अब बताइए बच्चों, मुझे फटाफट बताइए जो है कि विषय वस्तु से जुड़ाव बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देश की पहली सभ्यता जो कहा जाता है ना कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये बच्चों जो भारत की बात सुनाता हूं, ये भारत की जो गौरवमयी इतिहास है, गौरवमयी जो संस्कृति है, इसकी प्रथम वानगी आपको कहां से मिलता है? तो इसकी प्रथम वानगी आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। तो आइए जरा एक ग्लिम्स लिया जाए जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब इसका उद्भव हुआ था, क्या इसकी विशेषताएं थी, कैसे इस सभ्यता का पतन हुआ, इसकी सामाजिक विशेषता क्या है, इसकी राजनीतिक विशेषता क्या है, इसकी आर्थिक विशेषता क्या है, इसकी धार्मिक सांस्कृतिक विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों जो है इस यूनिट को कैसे हम लोग देखेंगे, तो पहला मुद्दा देखेंगे कि सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ। कल जो हमारे आपके बातचीत का विषय वस्तु था, सिलेबस एनालिसिस था, उस सिलेबस एनालिसिस में हम लोगों ने क्या देखा था? उस सिलेबस एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है भाई। तो सिंधु घाटी की सभ्यता देश की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, देश की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। दिस वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। तो प्रथम नगरीय सभ्यता है भाई। कल भी बच्चों मैंने आपसे बताया था, एक लंबा इतिहास है, इस लंबे इतिहास में इतिहास की कहानी ही साम दाम दंड भेद की कहानी है। अंग्रेज जो है, अंग्रेज किस सिद्धांत पे शासन कर रहे थे? अंग्रेज व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के सिद्धांत पे शासन कर रहे थे। जब अंग्रेजों का दौर आता है तो उन्हें लगता है कितना युद्ध लड़ा जाएगा, इतना बड़ा देश भारत है, इसमें सैकड़ों की संख्या में देशी रियासत हैं, एक तरीके से 100 साल तक लड़ने के बाद भी लगभग 1/4 भारत अभी भी अछूता था। तो इनकी रणनीति ही क्या रहती है भाई? रणनीति ही रहता है कि मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए। अब मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए तो वो किस सिद्धांत पे चलना शुरू करते हैं? यूरोपीय लोगों के श्रेष्ठता के सिद्धांत पर चलना शुरू करते हैं। यूरोपीय लोगों के जो श्रेष्ठता का सिद्धांत है उसे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कहते हैं। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी गोरे लोगों का भार बताते हैं। जितनी भी नकारात्मक पक्ष हमारे इतिहास के रहते हैं, जैसे विश्व पुरुष होते हैं, वैसे विश्व पुरुष इतिहासकार अंग्रेजों के जमाने के थे, वो सब उगल देते हैं। किस रूप में विश्व उगलते हैं? तो कहते हैं कि आप भारतीय जाहिल थे, आप गवार थे, आप सभ्यता और संस्कृति से कोसों दूर थे। निरंतर राजा जो है वो युद्ध लड़ते थे, भारत का एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को अछूत बना करके रखा, महिलाओं के कोई यहां पर अधिकार नहीं थे। जो बच्चों आईना दिखा रहे थे वो नकारात्मक पक्ष का केवल आईना दिखा रहे थे। भारतीयों में भी एक वर्ग को लगता है भाई कि सही ही कह रहे हैं, हम जाहिल गंवार लोग, ये गोरे लोग श्रेष्ठ लोग। जैसे ही बच्चों ये सभ्यता उभर करके आती है, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ये बात किन दिनों की है भाई? इस सभ्यता की जो कहानी है, ये बात किन दिनों की है? ये बात उन दिनों की है जब यूनान की सभ्यता पैदा ही नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर के बच्चों ध्यान से सुनना है। एक वो सुने हैं ना कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रही है और सदियों तक रहेगी। तो कुछ वैसा ही यूनिट है कि जो परंपराएं आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से शुरू हुआ, वो आज भी हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी संस्कृति में देखा जा सकता है। तो चलिए सभ्यता की उत्पत्ति को हम लोग देखते हैं कि सभ्यता की उत्पत्ति कब हुआ। तो सभ्यता की उत्पत्ति जो है, इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहता है भाई। तो अमूमन वो जो एसएससी टाइप में होता है ना, एसएससी टाइप में आपको एक लाइन में कह दिया जाए कि 1921 में ये सभ्यता प्रकाश में आई थी। जैसे कि कल तेजी से हम लोगों को क्या करना था, तेजी से पूरे प्राचीन भारत का एक ग्लिम्स लेना था, एक चर्चा करनी थी, तो एक लाइन में बताते बताते निकल लिया गया। तो ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक लंबी कहानी है। इस सभ्यता की उत्पत्ति जो है कब हुआ था भाई? तो सभ्यता की उत्पत्ति जो है 1921 में हुआ था। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल रहते हैं, और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में कौन है? तो इनके निर्देशन में जो है दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी ने किस स्थल की खुदाई किया था भाई? तो हड़प्पा स्थल की खुदाई किया था। हड़प्पा स्थल की खुदाई किया था और यहीं से इस सभ्यता की उत्पत्ति हो गया था। तो अब बच्चों इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो सर्वप्रथम हम लोगों को कब दिखता है सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में? तो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी है। और कौन है भाई?
तो चार्ल्स मैसन है। चार्ल्स मैसन को यहां पे क्या हुआ था, चार्ल्स मैसन को इस क्षेत्र में जो सिंधु और उसकी सहायक नदी का क्षेत्र है, इसमें किसी प्राचीन सभ्यता के होने का एहसास हुआ था। क्योंकि बच्चों थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, लूसेंट वगैरह टाइप में जो जीके की किताब है वो पढ़े ही होंगे। 1750 के दशक में सम्राट अशोक का पहला अभिलेख जो है टिफेन थैलर को मिला था। 1837 में जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया गया था। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी नौजवान को अगर पता है तो, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था भाई? यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस दौर में जो 19वीं शताब्दी का शुरुआत है, 19वीं शताब्दी भारत का क्या है? भारत का बौद्धिकता का युग है। बहुत सारे यहां पे प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो इसी दौरान चार्ल्स मैसन रहते हैं, वर्ष 1826 का रहता है। सर्वप्रथम उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि सप्त सैंधव क्षेत्र में क्या हो सकता है। देखिए बेटा, यूट्यूब वाले बाजी मार ले गए, एप्लीकेशन वाले बच्चे थोड़े से देर में आए हैं। चलिए बेटा, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो जेम्स प्रिंसेप रहते हैं। जेम्स प्रिंसेप हु वाज द फर्स्ट हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो चार्ल्स मैसन ने कहा भाई, चूंकि अंग्रेज किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं? अंग्रेज गोरे लोगों के भार सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। भारतीय इतिहास को वो धूमिल करना चाहते हैं। धूमिल करने के जो इनकी साजिश रहती है, उसको मैंने बताया ही कि भारतीयों को जाहिल, गंवार, सांप सपेरों का देश, भिखमंगों का देश। अब चार्ल्स मैसन कहते हैं कि भारत में प्राचीन सभ्यता हो सकता है। तो अंग्रेजों को उससे क्या भाई? अंग्रेजों को तो ज्यादा दिलचस्पी जो है वो भारत से धन के निर्गमन में है। जितना ज्यादा से ज्यादा धन जो है भारत से ब्रिटेन भेजा जा सके, जिसे आगे चल करके दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से धन निर्गमन का सिद्धांत ही प्रतिपादित किया। तो बात आई और चली गई और इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब बच्चों अगला समय कौन सा आता है? तो अगला समय जो है 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में क्या था? तो कराची से, कराची लाहौर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था और जो रेलवे ट्रैक है उस पर कुछ ईंट पत्थरों की आवश्यकता होती है। जो इंजीनियर साहब होते हैं, इंजीनियर साहब मजदूरों से कहते हैं कि समीपवर्ती गांव से जो भी ईंट मिले, पत्थर मिले, लेकर के आइए। अब भाई जब ईंट लेकर के मजदूर आते हैं तो इंजीनियर साहब जो है वो चौंक जाते हैं। क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि ईंटों का जो आकार प्रकार और उसकी जो मोटाई थी वो एबनॉर्मल था, अंग्रेजों के जमाने से बिल्कुल जो है भिन्न था। वो पूछते हैं भाई कहां से लाए हैं? उस स्थल का दौरा करते हैं। उस स्थल का दौरा करने के साथ ही उन्हें भी एहसास होता है कि यहां पर कोई प्राचीन सभ्यता का साक्ष्य हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी ईंटें किसी प्राचीन नगर का साक्ष्य हो सकता है। अब क्या होता है? अंग्रेज फिर इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। अब आगे की इतना तो स्पष्ट हो गया, कराची लाहौर रेलवे लाइन से इतना स्पष्ट हो गया कि कोई ना कोई सभ्यता यहां पर है। लेकिन अंग्रेज क्यों उस पर ₹1 भी खर्च करे भाई? क्योंकि इससे भारतीय इतिहास का महिमा मंडन होगा। अब बच्चों कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में जो है यहां के कुछ चित्रों को संपादित करते हैं और यहां से स्पष्ट हो जाता है कि कोई ना कोई सभ्यता यहां पर है। अब अंग्रेजों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है कि हम नहीं भाई पैसा खर्च करेंगे, भारतीय सभ्यता संस्कृति का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। समय बीतता है और फिर कौन सा दौर आता है? समय बीतता है और 1905 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथी चरण की शुरुआत होती है। और गर्मपंथी चरण का प्रतिनिधित्व बच्चों कौन कर रहा था? गर्मपंथी चरण का प्रतिनिधित्व लाल, बाल और पाल कर रहे थे। इसमें जो फायर ब्रांड कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहते हैं वो बाल गंगाधर तिलक रहते हैं। नरमपंथी जो हैं प्रार्थना याचना की राजनीति करते थे, अंग्रेजी शासन का समर्थन करते थे। लेकिन जो गर्मपंथी आते हैं, गर्मपंथी में जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर क्या कह रहे हैं भाई? तो कह रहे हैं कि स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। कहते हैं स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम अंग्रेजों से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इसे लेकर रहेंगे। एक तरीके से क्या होता है? एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उबाल आता है। अंग्रेज भी हर क्षेत्र में माहिर रहते हैं और जबरन क्या होता है? जबरन जो है स्वदेशी आंदोलन को दबा दिया जाता है। फिर से बच्चों क्या होता है? फिर से जो है समय बदल रहा है और अब किसका समय काल आ गया? अब राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधीवादी युग है। और गांधीवादी युग में कौन सा आंदोलन है भाई? असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। जब आधुनिक भारत आप लोग कर रहे होंगे तो देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी मात्र 1 वर्ष का समय मांगे थे कि 1 वर्ष के लिए मुझे सहयोग दीजिए, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया जाएगा। बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूल छोड़ा था, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ा था, घर के बाहर महिलाएं निकल करके आई थी
और भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारतीय इतिहास का यह प्रथम जन आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार दबाव की स्थिति में है और इसी दबाव की स्थिति में क्या होता है, इसी दबाव की स्थिति में भारतीयों के मन में जो गुस्सा है उनके प्रति कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए अंततः क्या होता है, अंततः 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई करवाया जाता है। अंग्रेजों को यह थोड़ी पता था भाई कि इतनी प्राचीन सभ्यता ही निकल के, इन लोगों को लग रहा था कि प्राक मौर्य काल का महात्मा बुद्ध कालीन कोई शहर होगा, जो सोडस महाजनपद कल हम लोगों ने देखा था। तो सोडस महाजनपद क्या है भाई, सोडस महाजनपद जो है काशी कौशल कुरु कंबोज अंग अवंती अस्मक मगध मत्स्य मल्ल वत्स वज्जी गांधार पांचाल सुरसेन चेदी। तो कुल मिलाकर के क्या है, इनको लगता है कि भाई ये सोडस महाजनपद का कोई शहर होगा, खुदाई होता है तो पूरी दुनिया स्तब्ध होती है, 5000 साल पुरानी सभ्यता का उदय होता है। तो चलिए बच्चों, जो है पहला टॉपिक हम लोगों का क्या था, पहला टॉपिक हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति 1921 ईस्वी में कैसे हुआ, उसकी एक विस्तार में पूरी कहानी आपको सुनाई गई। उत्पत्ति का मामला बेटा सही है, समझ में आया कि नहीं आया? उत्पत्ति का मामला बेटा सही है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। 1826 से किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, कैसे अंततः अंग्रेज मजबूर होकर के जो हैं उसे शुरू करते हैं। चलिए बेटा जो है, तो इधर बेटा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हो गया। अब इसका समय काल देख लेते हैं, इस सभ्यता का समय काल कब का है। तो इस सभ्यता का जो समय काल है वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व का समय काल है। अब ईसा पूर्व के बारे में कल ही मैंने आप लोग को बता दिया था कि ईसा पूर्व जो है, दुनिया का इतिहास दो भागों में बढ़ गया था। ईसा मसीह के जन्म के साथ ही, उनके जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, उनके जन्म के बाद को ईसवी सन कहते हैं। तो इस सभ्यता का समय काल टेंटेटिव 2500 से, इतिहासकार अलग अलग समय काल बताते हैं, जो सबसे ज्यादा मान्य है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। अगला बच्चों क्या है, तो समय काल पर जो है एक वैज्ञानिक तिथि है, रेडियो कार्बन तिथि है। रेडियो कार्बन तिथि कब की है भाई, तो ये जो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। रेडियो कार्बन तिथि किसी भी समय काल को मापने का जो है एक वैज्ञानिक तरीका होता है, और 2300 से लेकर के 1750 इसको मापा गया है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कहां तक था, इस सभ्यता का विस्तार कहां तक था। तो यह सभ्यता जो है वर्तमान में लगभग कितने क्षेत्रफल में है भाई, तो वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हो चुका है। निरंतर नए नए स्थल प्रकाश में, पहले 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, अब लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका और क्षेत्र बढ़ चुका है। कितने स्थल भाई प्रकाश में आ चुके हैं, तो लगभग 2000 से भी ज्यादा स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। ब्रिटेन का क्षेत्रफल किसी छात्र को पता है तो एक बार मुझे बताइए भाई, ब्रिटेन का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर पता है तो थोड़ा मैं अंदाजा आपको बताऊं जो है कि यह सभ्यता ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है। अगला जो बच्चों मुद्दा है कि इस सभ्यता का आकार कैसा है, तो आकार जो है त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर इन शेप है। जो उपग्रह से चित्र इस 20 लाख वर्ग किलोमीटर का लिया जाता है, तो उस चित्र में लगभग सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार उभर करके आता है। अगला मुद्दा देखते हैं कि इस सभ्यता का चारों दिशाओं में विस्तार कितना है। तो सभ्यता का विस्तार जो है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर में कितना है भाई, तो उत्तर में सभ्यता का विस्तार मांडा है। मांडा क्या है, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र है। इस सभ्यता का दक्षिण में विस्तार कहां तक है, तो सभ्यता का दक्षिण में विस्तार जो है दैमाबाद क्षेत्र तक है। दैमाबाद कहां पे है भाई, तो दैमाबाद जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इस सभ्यता का बच्चों जो है पूरब में विस्तार कहां तक है, तो पूर्व में जो है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले 30 साल का अगर सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वही मुद्दा देखते हैं भाई के पश्चिम में सभ्यता का विस्तार कहां तक है, तो पश्चिम में सभ्यता का विस्तार जो है सुतकांगेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान में है।
तो सभ्यता 20 लाख वर्ग किलोमीटर, बच्चों 20 लाख वर्ग किलोमीटर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण ब्रिटेन का जो साम्राज्य था वो दुनिया में सबसे बड़ा था, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक। उस ब्रिटेन का क्षेत्रफल कितना है भाई? तो उस ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और एक भारत की सभ्यता कहां तक है? एक भारत की सभ्यता वो भी 5000 साल पहले 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। 20 लाख स्क्वायर क्षेत्रफल में कहां से कहां तक? तो उत्तर प्रदेश से लेकर के पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र। अब बच्चों क्या है, तो अब देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो सभ्यता फैली हुई है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है, तो इस सभ्यता के समय दुनिया में कोई और सभ्यता थी कि नहीं थी? तो अगला मुद्दा है जो है समकालीन सभ्यताएं। समकालीन सभ्यताएं कौन सी हैं? तो समकालीन सभ्यता में कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता है। चीन की सभ्यता है। तो दुनिया में और कोई सभ्यता थी कि नहीं थी? तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कौन सा? प्रदेश के समकालीन कौन सी अन्य सभ्यताएं थी? तो अन्य सभ्यता जो है चीन की सभ्यता है। अन्य सभ्यता में जो है यहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और इसके साथ साथ अफ्रीका में कौन सी सभ्यता है? तो अफ्रीका में जो है मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। अब बच्चों आगे बढ़ा जाए और देखा जाए कि हमारे यहां पर जो सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु और उसकी सहायक नदी क्षेत्र में ये जो सभ्यता है, ये कौन सा कालखंड है भाई? ये कौन सा कालखंड है? तो ये आदि इतिहास का कालखंड है। अब कल हम लोगों ने चर्चा किया था, जरा एक बार मुझे बताइए कि आदि इतिहास किसे कहते हैं? देखिए बेटा, जो है एक आध दो शरारती बच्चे होते हैं, और शरारती बच्चों से हम लोगों का मुलाकात जब भी कोई नया बैच शुरू होता है तो होता रहता है। तो ऐसा है बेटा जो है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए। क्लास 6 वाली एनसीईआरटी उठाइए, और क्लास 6 वाली एनसीईआरटी को जितनी भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताया, ये सब एनसीईआरटी ही, अभी मैं उसके हाई लेवल पे नहीं गया हूं। हाँ बेटा, ये क्लास प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन मतलब कि एक पेड बैच है, पेड बैच की शुरुआत है। इस बैच की पहली कक्षा जो है वो आज से शुरू हो रहा है। कल भी ये यूट्यूब पर लाइव रहेगा, और उसके बाद जो भी बच्चे संकट 2.0 में इनरोल्ड होंगे, फिर हम लोग अपने एप्लीकेशन पे आ जाएंगे और एप्लीकेशन पे ये क्लासेस चलेंगी। चलिए, तो इस तरीके से देखिए भाई, एक तरफ चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, चलिए तो इस तरीके से देखिए भाई, एक तरफ चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, हुआ तो इस सभ्यता तो उसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? इतिहास जो है वह कालखंड, जिस कालखंड पर लिपि तो है परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि तो है दाहिने से बाएं, फिर दाएं से बाएं से दाहिने, और फिर दाएं से बाएं, ऐसे करके लिखा जाता है। अब बच्चों जिसे हम लोग ब्रोस्टोफोडेन स्क्रिप्ट कह रहे हैं, वो ब्रोस्टोफोडेन लिपि क्या है भाई? तो वो ब्रोस्टोफोडेन लिपि जो है भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि है। इस लिपि को क्यों नहीं अभी तक पढ़ा जा सका? अभी आप लोगों से मैंने पूछा ना, आदि इतिहास किसे कहते हैं? आपने स्वयं कहा भाई कि वह कालखंड जिस कालखंड में लिपि है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? तो यह ब्रोस्टोफोडेन लिपि है। इसमें कैसे लिखा जाता था? तो इसमें कुछ भी लिखा नहीं जाता था, जो भी बात कहना है उसके चित्र बनाए जाते थे। जैसे मछली है तो मछली का चित्र बनाते थे। अब बच्चों सबका अपना अपना तरीका होता है। अपना अपना तरीका मींस के क्या बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लास रुका नहीं है बेटा, सामने स्क्रीन लगा हुआ है, तो आवाज बेटा आ रही है? तो चलिए बेटा, तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है थोड़ा दो जगह पे हम लोग लाइव हैं, एप्लीकेशन पे भी लाइव हैं, यूट्यूब पर भी लाइव हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू बेटा हो सकता है। आइए जो है, अब ये ब्रोस्टोफोडेन लिपि कैसे लिखा जा रहा है? भाव चित्रात्मक लिपि है, मतलब चित्र बना करके लिखा जा रहा है। मान लीजिए ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो वो ग्लास में आधा पानी भरा है, देखने वाले का अपना नजरिया है, किसी को आधा भरा हुआ दिख रहा है, किसी को आधा खाली दिख रहा है। तो इसी तरीके से ये सभ्यता में जो चित्र है, इस चित्र का अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से क्या किया है, अलग अलग तरीके से इंटरप्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बेटा जो है, ये जो है सभ्यता की लिपि हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने
देखा कि जो हम लोग का टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता की उत्पत्ति कब हुआ? तो इस सभ्यता की उत्पत्ति 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई से हुआ। क्यों 1921 में खुदाई हुआ? सभ्यता के बारे में तो पहले से ही पता चल गया था। उसकी एक पूरी जो है ऐतिहासिक विकास क्रम जो है 1826 से 1856, उसके बाद जो है लाल बाल पाल के चरण से लेकर के गांधीवादी युग तक बताया गया। अब उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर क्या देखते हैं कि सभ्यता का समय काल क्या है? तो सभ्यता का समय काल 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन डेटिंग कौन सी तिथि बताती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का समय बताती है। आगे फिर बच्चों हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि सभ्यता का विस्तार कहां तक है? तो वर्तमान में 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। आकार इसका त्रिभुजाकार है। 2000 से ज्यादा स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। किस किस दिशा में कहां कहां तक है? ये सारे प्रश्न आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सुतकांगेंडोर है। उससे फिर आगे हम लोग बढ़े तो फिर देखते हैं कि समकालीन सभ्यताएं कौन सी हैं। तो समकालीन सभ्यता में मिस्र की सभ्यता अफ्रीका में है, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र में नील नदी है, तो नील नदी का वरदान जो है मिस्र की सभ्यता है। दजला और फरात जो है ये ईरान और इराक का क्षेत्र है। दजला और फरात के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सिंधु और उसकी सहायक नदी जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती, वहां पर ये सप्त सिंधु प्रदेश की सिंधु घाटी सभ्यता है। वांगहो नदी के क्षेत्र में चीन की सभ्यता है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्रोस्टोफोडेन लिपि है। चित्र बना करके लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था? तो दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं। ये इस लिपि का स्टाइल है। और चित्र में अभी मैंने कहा कि अब मछली है तो कुछ लिख नहीं रहे, जैसे ABCD क ख ग में लिख नहीं रहे हैं, उसका चित्र बना रहे हैं। इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग व्याख्या, हर चित्र का अलग अलग व्याख्या किया गया और आज तक इस लिपि पर एक मत से सहमति नहीं बन पाया है। यहां तक की कहानी बच्चों बताइए, यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं है? फटाफट मुझे बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आइए बेटा जो है, अच्छा यूट्यूब वाले भी क्लियर है, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए जो है कार्बन डेटिंग बेटा, ये जो है अपराजिता पूछ रही सर कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग किसी भी समय काल को, प्राचीन समय काल को जानने का एक तरीका है। अब चूंकि ये साइंस का मुद्दा है, हम लोग हैं इतिहास वाले, परंतु जो थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको सहयोग दे सकता हूं। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो है कोई भी फॉसिल है, उस फॉसिल में कार्बन का जो क्षरण हो रहा है, उस कार्बन के क्षरण के आधार पर इसका डेटिंग जो है निकाला जाता है। क्लियर है भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए जो है PPT से बेटा मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, हाथ से लिख करके पढ़ाना आसान काम नहीं है और PPT से मैं कभी नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए PPT वाला कभी मुझे आदत रहा नहीं है। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं। जिनका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उनको सही लगेगा। एग्जाम वाला सपना पाले हुए हैं और देखते हैं कि इस सभ्यता का जो है उद्भव कैसे हो रहा है। सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के, घाटी सभ्यता के उद्भव से जुड़े विविध सिद्धांत जो हैं, विविध सिद्धांत। एक तो उत्पत्ति आपने देखा कि 1921 ईस्वी में यह सभ्यता की उत्पत्ति हुआ था। है सभ्यता का समय काल तो भाई 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। 2500 से 1500 जो ईसा पूर्व का समय काल है वो कैसे भारत में, पहले तो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल में ग्रामीण संस्कृतियां हैं, इन ग्रामीण संस्कृतियों में कैसे एकाएक भाई उभर करके ये शहरी सभ्यता आ जाती है? इसके उद्भव से जुड़े हुए विविध सिद्धांत हैं। इसमें 3 सिद्धांत प्रमुख हैं। इसमें जो हैं 3 सिद्धांत जो हैं वो प्रमुख हैं। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं भाई? तो पहला जो है मेसोपोटामिया से सभ्यता की उत्पत्ति, मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। अगला बच्चों जो है आर्यों के द्वारा सिद्धांत जो है, आर्यों के द्वारा सभ्यता की उत्पत्ति। और अगला जो है, अगला सिद्धांत कहता है कि पूर्व के देशीय ग्रामीण संस्कृतियों से सभ्यता की उत्पत्ति। There are the 3 principles regarding the origin of the Indus Valley civilization. The first one is the origin by the Mesopotamian civilization. The second principle is the origin by the Aryan peoples, या Aryan Vedic culture, and the third one is that origin by the rural culture which were existing prior to the Indus Valley civilization in pre-Harappan phase. अब बेटा क्या है इसमें जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है? तो पूर्व के द्वारा देशीय ग्रामीण संस्कृतियों से उत्पत्ति जो है
ये सबसे मान्य सिद्धांत है, ये सबसे मान्य सिद्धांत है। और आर्यों के द्वारा सभ्यता की जो उत्पत्ति है, ये सबसे आउटडेटेड सिद्धांत है। वर्तमान में सबसे अप्रासंगिक सिद्धांत है, अप्रासंगिक सिद्धांत है। तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं कि 2500 ईसा पूर्व के लगभग जो है हमारी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुआ, तो उस सभ्यता की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं। तो उसके विभिन्न सिद्धांत जो हैं, पहला हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया से सभ्यता की उत्पत्ति। मेसोपोटामिया की सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। चलिए बच्चों, तो एक मैप मैं और बनाऊंगा, वर्ल्ड का मैप एक और बनाऊंगा। ये भारत है, ये जो है गल्फ ऑफ पर्सिया है, ये लाल सागर है, ये अफ्रीका है, ऊपर जो है ये यूरोप है, यहां पर जो है यूनाइटेड किंगडम है, ये जो है यूएसए है, ऊपर जो है कनाडा है, नीचे जो है मैक्सिको है, और नीचे आएंगे तो ये जो है लैटिन अमेरिका है, ये जो है अफ्रीका है, ये भारत है। अगर यहां पे देना चाहते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर जो है ये जापान है, छोटा सा देना चाहते हैं तो ये चीन है। यहां पर भूमध्य सागर दे सकते हैं, भूमध्य सागर है। अब बच्चों, आधुनिक काल में क्या हुआ था, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? सबसे बड़ा साम्राज्य इसी अंग्रेजों का है। इन अंग्रेजों का साम्राज्य भारत से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, अमेरिका से लेकर, कनाडा से लेकर लैटिन अमेरिका तक है। तो मेसोपोटामिया के द्वारा सभ्यता की जो उत्पत्ति है, अगर प्राचीन काल के संदर्भ में देखा जाए तो प्राचीन काल की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया तो यहीं पर है, मेसोपोटामिया, और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगल बगल में है भाई। तो मेसोपोटामिया के द्वारा जो सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये क्या कहता है, जैसे हजारों किलोमीटर दूर से अंग्रेज आए, और अंग्रेज किस लिए आए थे? अंग्रेज जो हैं व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए, और भारत पे क्या करते हैं? भारत पे राजनैतिक सत्ता या प्रभुत्व की स्थापना कर लेते हैं। अरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने ही आई थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई 1600 ईस्वी में। 150 सालों के बाद उन्होंने क्या किया? 150 सालों के बाद उन्होंने जो है राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, और भारत क्या हो गया? भारत अंग्रेजों का जो है एक कॉलोनी हो गया, उपनिवेश हो गया। विश्व इतिहास में आपको साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पढ़ना है। जिस देश ने दूसरे देश को अपना गुलाम बना करके वहां पर अपनी फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित की, अन्य क्रियाकलापों को स्थापित किया, तो उस देश की कॉलोनी कहा जाने लगा। तो मेसोपोटामिया के द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत क्या मानता है? मेसोपोटामिया के द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत यही मानता है कि उसी तरीके से मेसोपोटामिया का सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था, और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा प्राचीन थी, व्यापार हो रहा था। उपयुक्त समय पाकर के इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंधु घाटी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे मेसोपोटामिया के नियंत्रण में रहते रहते सिंधु घाटी सभ्यता भी नगरीय सभ्यता हो गया। सही है बच्चों? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, इसके पक्ष में तर्क देखते हैं भाई कि पक्ष में कौन से तर्क हैं। जो इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, मेसोपोटामिया से ही ये लोग नगर बन गए, देखते ही देखते शहर हो गए, तो कुछ तो उनके तर्क होंगे भाई। पहले पक्ष में तर्क देखते हैं, फिर विपक्ष में देखा जाएगा। तो चलिए बच्चों, पहला पक्ष में तर्क है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, या कर लेते दोनों सभ्यता, दोनों सभ्यताएं नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अगला क्या है भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा प्राचीन सभ्यता थी, कि सभ्यता से ज्यादा प्राचीन सभ्यता थी, ज्यादा प्राचीन सभ्यता थी। ये कह रहे हैं कि भाई दोनों सभ्यताएं नगरीय सभ्यता हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा प्राचीन है, इसलिए इनसे ही उत्पत्ति हुआ होगा। अगला तर्क क्या है? तो अगला तर्क है दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन सभ्यता थी, व्यापारिक संबंध भी है, इसलिए क्या है भाई? इसलिए जो है इन्हीं से उत्पत्ति हुआ होगा। दोनों सभ्यताओं में क्या है? दोनों सभ्यताओं में
लिपि का प्रयोग था। अगला क्या है भाई, दोनों सभ्यताओं में मुहरों का प्रयोग था, मुहरों का प्रयोग था। बोथ सिविलाइजेशन देयर वाज द प्रिवेलेंस ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द प्रिवेलेंस ऑफ द सील्स। तो चलिए बच्चों, जो है इन सारे तर्कों के आधार पे क्या कह दिया गया, इन सारे तर्कों के आधार पे कह दिया गया कि इस सभ्यता की उत्पत्ति किससे हुआ है, इस सभ्यता की उत्पत्ति जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि विपक्ष में तर्क क्या है इसके, जो है कि नहीं भाई सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है उनसे नहीं हुआ था, बल्कि जो है इसकी उत्पत्ति की दूसरी कहानी है। तो विपक्ष में तर्क क्या है बच्चों, मसला आप समझ रहे होंगे कि पक्ष में तर्क की नहीं मेसोपोटामिया से हुआ, वो एक एक लिख करके मैंने बता दिया। अब अगला जो है विपक्ष में है। तो चलिए बेटा, एक लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है। नाम बेटा जो है, चलिए अच्छा बता देता हूं, नाम मेरा अनिल सर है। आइए, जो है नाम से ज्यादा बच्चों काम जो है उसमें अगर रुचि लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो आइए विपक्ष में तर्क हम लोग देखते हैं कि विपक्ष में तर्क जो है क्या है भाई। तो विपक्ष में कई सारे तर्क हैं, जैसे कि पहला तर्क क्या है कि भले ही दोनों सभ्यताएं नगरी हैं, लेकिन दोनों सभ्यताओं के स्वरूप में क्या है, दोनों सभ्यताओं के नगरीय स्वरूप में भिन्नता के बिंदु हैं, नगरीय स्वरूप में भिन्नता के बिंदु हैं, भिन्नता के बिंदु हैं। अगला बच्चों, दोनों सभ्यताओं के नगरीय स्वरूप में भिन्नता है, इसलिए उनसे उत्पत्ति नहीं हुआ है। अगला कह रहे हैं कि दोनों सभ्यताओं के लिपि में भिन्नता है, लिपि में भिन्नता है। मेसोपोटामिया की किलाक्षर लिपि है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की ब्रास्टोफोर्डियन लिपि है। अरे भाई, अंग्रेज आकर के भारत को अपनी कॉलोनी बनाए तो अंग्रेजी आज भी भारत में चलता है ना। अगर मेसोपोटामिया से हमारी उत्पत्ति हुई रहती जो है, तो एक तरीके से क्या रहता है, एक तरीके से जो है उनकी लिपि का प्रचलन अवश्य मिलता। अगला क्या है, मुहरों के बनावट में अंतर के बिंदु हैं, अंतर के बिंदु हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की मुहर बेलनाकार है, तो हमारे यहां का जो मुहर है वो वर्गाकार है, तो इसलिए भी उस सभ्यता से हमारी उत्पत्ति नहीं हुई है। अगला बच्चों विपक्ष में तर्क क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया से ज्यादा उन्नत और विकसित नगरीय स्वरूप था, नगरीय स्वरूप था। अगर बेटा ब्रिटेन ने हम लोगों को गुलाम बनाया, तो आज बंबई, दिल्ली, हैदराबाद ये ब्रिटेन के लंदन, लिवरपूल और मैनचेस्टर से ज्यादा विकसित थोड़ी है। अगर मेसोपोटामिया से हमारी उत्पत्ति हुआ रहता तो कोई भी देश अपने कॉलोनी को अपने से भी ज्यादा एडवांस थोड़ी बनाएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से ज्यादा उन्नत और ज्यादा विकसित है। इन सारे तर्कों के आधार पर क्या हुआ, उद्भव का जो मेसोपोटामिया से सिद्धांत है उसे नकार दिया गया। अब बेटा ये मेसोपोटामिया से उद्भव का जो सिद्धांत है, इसमें कहीं पे अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देख रहा हूं और एप्लीकेशन वाला भी देख रहा हूं, निशान बना। टाइमिंग बेटा जो है सुबह 11 बजे से 1 बजे, बेहद ही नॉमिनल है भाई। तो अगला मैंने ऐतिहासिक अध्ययन में अब यह सिद्ध हो गया है, कल के बेटा सिलेबस का पतन माना जाता है, ना कि इसका उद्भव माना जाता है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट आउटडेटेड थ्योरी एंड द वन ऑफ द मोस्ट इररिलेवेंट प्रिंसिपल रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्य, वैदिक आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आए थे, तो जो बाद में आए थे उनसे सभ्यता की उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकता है भाई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है पूर्व के देसी ग्रामीण संस्कृतियों से सभ्यता की उत्पत्ति जो है, तो पूर्व की देसी ग्रामीण संस्कृति यही क्या है, यही सबसे मान्य सिद्धांत है। अब क्या है भाई, आज का क्लास बच्चों मैंने शुरू किया, तो आज का क्लास शुरू करते समय ही मैंने लिख दिया है, यहां पर मैंने क्या लिखा, ताम्रपाषाण काल क्या है, ताम्रपाषाण काल ग्रामीण संस्कृति है। जिस दिल्ली बेटा आप लोग आते हैं तैयारी करने के लिए, दिल्ली का मुखर्जी नगर जो है हिंदी माध्यम वालों का मक्का और मदीना है। सारी कोचिंग संस्थान आपको वहीं पर मिलेंगे। ज्यादा पहले की मैं बात नहीं बता रहा हूं, आज से मैं 17-18 साल पहले की बात बता रहा हूं। 17-18 साल पहले अगर आप मुखर्जी नगर में, तो जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, मुखर्जी नगर बहुत ही महंगा एरिया है, हर बच्चा मुखर्जी नगर में नहीं रह पाएगा। जो अधिकारियों के बच्चे हैं या बिजनेस फैमिली से हैं वही रह पाएंगे। तो बच्चे मुखर्जी नगर के चारों दिशाओं में जो दूसरा एरिया है, जैसे नेहरू विहार है, गांधी विहार है, ढक्का है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे वहां पे रहते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे बच्चों का आवागमन हुआ, बीच में जो है एसएससी की भी कोचिंग वहां पे खुली, बच्चों के लाखों की संख्या में बच्चे हो गए। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू हुआ, और डेवलप होते होते अब चारों तरफ जो है काफी विकास हो चुका है। वैसे ही बच्चों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो पूर्व की ग्रामीण संस्कृतियां हैं, इन ग्रामीण मतलब हड़प्पा जब नगर बना, नगर से पहले हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो क्षेत्र है वो भी गांव वाला क्षेत्र था। तो वहां पे जो गांव की संस्कृतियां हैं, पहले के जमाने में बच्चों सिक्का तो था नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक सामान लेना है तो बदले में दूसरा सामान दीजिए।
तो जहां पर जिन जगहों पर व्यापार होना शुरू हुआ, व्यापारिक गतिविधियां बढ़नी शुरू हुई, वो गांव धीरे धीरे गांव से क्या हो गए, गांव से कस्बा हो गए, और कस्बा से विकसित होते होते क्या हो गए, कस्बा से विकसित होते होते शहर हो गए, नगर हो गए। तो प्राक हड़प्पा कालीन कुछ स्थल हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पहले के कुछ स्थल हैं। कौन से वो स्थल हैं? कालीबंगा है, किली गुल मोहम्मद है, मेहरगढ़ है। यहीं की जो गांव थे वो गांव विकसित होते होते शहर हो गए। कभी दिल्ली में बेटा मैंने कहा ना, मुखर्जी नगर के पीछे ही जाएंगे तो गांव शुरू हो जाता है। वजीराबाद जो है वो गांव है, गोपालपुर जो है वो गांव है। वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर है उनका गांव नजफगढ़, दिल्ली का गांव भी देखिएगा तो आपका जो शहर है उसको मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो वही कहानी पूर्व के देसी ग्रामीण संस्कृतियों से सभ्यता की उत्पत्ति। सभ्यता के पहले जो गांव थे, व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से धीरे धीरे ये कस्बे में हुए, कस्बे से ये शहर में हुए, और यही अभी तक का सबसे मान्य सिद्धांत है। अब बच्चों मुझे बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत थे। इन तीनों सिद्धांत को एक एक करके हम लोगों ने देखा। आर्यों के द्वारा सभ्यता की उत्पत्ति सबसे आउटडेटेड सिद्धांत है। मेसोपोटामिया के द्वारा सभ्यता की उत्पत्ति को नकार दिया गया है। सबसे मान्य सिद्धांत जो है पूर्व की देसी ग्रामीण संस्कृतियों वाला है। यहां तक का मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। इसी तरीके से बच्चों हम लोग का क्लास जो है, डेली जो क्लास है वो इसी तरीके से चलता है। हर 15, 20, 25 मिनट पर जैसे जैसे आप लोग इसमें ढलते जाएंगे तो आपके ढलने के साथ साथ जो है क्लासेस बढ़ जाती हैं। तो अगला मुद्दा है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। नगरीय सभ्यता है भाई। मैंने कहा कि जब यूनान की सभ्यता पैदा नहीं हुई थी तो हमारी देश की सभ्यता के लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे। एक प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछा गया है, वर्तमान का जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो स्मार्ट सिटी मिशन सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित और प्रभावित हुआ है। कैसे वर्तमान का स्मार्ट सिटी मिशन जो है आज से 5000 साल पहले की सभ्यता से प्रेरित और प्रभावित हुआ है? ठीक है, तो आइए बेटा, ये जो शुरू का बेटा जो फ्री क्लास होता है ना, उसमें सब कोई अपना अपना ज्ञान बांट रहा होता है। तो अपना ज्ञान बेटा नहीं बांटना है, अभी आपकी उम्र ज्ञान बांटने की नहीं है। 20, 22 साल 23 साल के आप लोग बच्चे हैं, अभी ज्ञान लेने की उम्र है। चलिए जो है फटाफट हम लोग आते हैं। नगर नियोजन जो है वो कैसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर जो हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं 2 भागों में विभाजित थे। 2 भागों में विभाजित थे। कैसे थे भाई? 2 भागों में विभाजित थे। एक ऊपरी गढ़ी था और दूसरा जो है निचली गढ़ी था। ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी है। एकाक अपवाद में आपको धौलावीरा दिखेगा। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है, तो अपवाद अपवाद होता है। आप लोग बेटा जिस शहर से हैं, आप लोगों के शहर में कोई एकाक ऐसा कॉलोनी है? कोई ऐसा कॉलोनी जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हो और उसमें गेट लगे हों? बड़ी कॉलोनी होगा तो कई सारे हर दिशा में गेट लगे होंगे। छोटा कॉलोनी होगा तो केवल एक गेट होगा और चारों तरफ से वो ऊंची चारदीवारी से घिरा होगा। आपके शहर में मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा कॉलोनी है, ऐसा मात्र 2, 4, 5 कॉलोनी हो सकता है अगर मध्यम शहर से होंगे तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है अधिकांश नगर जो है 2 भागों में विभाजित हैं। कौन है? ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी। ऊपरी गढ़ी जो है, ऊपरी गढ़ी जो है वो क्या है? तो ऊपरी गढ़ी जो है ऊंची चारदीवारी से घिरा था। ऊंची चारदीवारी से घिरा था। द अपर सिटाडेल इट वॉज सराउंडेड बाई द हाई बाउंड्री वॉल। पूरा का पूरा शहर ही क्या है? पूरा का पूरा शहर ही ऊंची चारदीवारी से घिरा था। अब देखते हैं कि जो ऊंची चारदीवारी से ये ऊपरी गढ़ी घिरा हुआ है, इसका नगर नियोजन कैसा है भाई? तो नगर नियोजन में जो है ऊपरी गढ़ी में हमें क्या दिखता है? सड़कें एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पर बांटती थी। अब पूरा का पूरा शहर ऊंची चारदीवारी से घिरा है और इसमें शहर ग्रिड पैटर्न पे, सड़कें जो है ग्रिड पैटर्न पे है, मींस की एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। अब 90 डिग्री पे बच्चों काट रही हैं तो क्या है? 90 डिग्री पे काट रही हैं तो दुनिया में सबसे पहली बार जो चौराहा कहते हैं ना, फला चौराहे पे चले जाओ, दुनिया में सबसे पहली बार चौराहा का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? यहीं से आता है। अब अगला मुद्दा बच्चों क्या है? अगला मुद्दा है कि ये ग्रिड पैटर्न पे क्यों, एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही क्यों काट रही हैं? 35 डिग्री पे काट देते हैं, 70 डिग्री पे काट देते हैं, 120 डिग्री पे काट देते हैं। ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्या है भाई? 90 डिग्री
सभ्यता जहां पहले आई, वो वाला संगीत सुने ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तो हर चीज के पीछे, हमारी सभ्यता और संस्कृति के हर पहलू के पीछे आपको विज्ञान दिखेगा, आपको तार्किक दृष्टिकोण दिखेगा, आपको प्रगतिशील सोच दिखेगी। और यही तो इतिहास है बेटा। इतिहास का मतलब यह थोड़ी है कि बस केवल सिलेबस पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया। कला और संस्कृति आप 20-22 साल के बच्चों को पढ़वाने का क्या मतलब है भाई? कला और संस्कृति आप 20-22 साल के बच्चों को पढ़वाने का क्या, उस कला और संस्कृति में भी क्लासिकल डांस पढ़ना है, शास्त्रीय संगीत पढ़ना है, शास्त्रीय नृत्य पढ़ना है। तो सारा दृष्टिकोण है कि आप अपनी गौरवमयी संस्कृति से, जो अधगर गगरी छलकत जाए, पश्चिमी संस्कृति वाली कहावत सुने हैं ना, पश्चिमी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रेरित है। पश्चिमी संस्कृति में खुलापन है, नैतिकता का पतन है, उसी से आप प्रेरित और प्रभावित हैं। तो असल में क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कोरोना काल में पूरी दुनिया को समझ में आया भाई ना, हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति नमस्ते की संस्कृति है। पश्चिमी संस्कृति में हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, हमारी संस्कृति में दूर से नमस्ते करते हैं। इसके पीछे बच्चों विज्ञान है। आज दुनिया के, जो मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, कि आम लोगों को समझ में आया कोरोना काल में कि छूने से भी संक्रमण फैलता है। प्राचीन काल में बच्चों, आज से 4000 साल पहले ही हम लोगों को पता था कि संक्रामक बीमारियां थी। 5000 साल पहले हम लोग को पता था कि संक्रामक बीमारियां थी। दूर से नमस्ते, ये हमारी पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि शवों की जो अंतिम क्रिया है, उसमें एक क्रिया शवों को जला, 5000 साल पहले शवों को जला देते थे भाई। मजाक है क्या? पूरी दुनिया हाल फिलहाल तक हमारे ऊपर आरोप लगाती रही ना कि कैसे ये भारतीय हैं, अपनों को जला देते हैं। इस कोरोना आपदा में बच्चों, हमारी परंपरा के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को समझ में आया कि ये कितने सुलझे हुए लोग थे, कितने पहुंचे हुए लोग थे। इन्हें इस प्रकार की संक्रामक बीमारियों के बारे में पहले से पता था, इसलिए जला देते थे। तो वही है कि सड़कें एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पे क्यों काट रही हैं? ग्रिड पैटर्न पे इसलिए काट रही हैं कि ये प्राकृतिक रूप से, उद्देश्य क्या था भाई ग्रिड पैटर्न पर बांटती थी? तो ग्रिड पैटर्न पे बांटने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य जो है प्राकृतिक रूप से पर्यावरण या स्वच्छता का दृष्टिकोण था। पर्यावरण की शुद्धता या स्वच्छता का दृष्टिकोण था। अरे हवा किसी एक दिशा में चलेगा भाई ना, हवा किसी भी दिशा में चलेगा। जाते जाते सड़क जो है तुरंत क्या है, तुरंत 90 डिग्री पे घूम गया है, तुरंत 90 डिग्री पे घूम गया है। तो जितने भी सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, हवा चलेगा, हवा के सहारे आकर के किसी एक दिशा में वो इकट्ठा हो जाएंगे। ये नगरीकरण का दृष्टिकोण था। अगला बच्चों जो है नगर नियोजन क्या है? सड़कें एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पे बांट रही हैं। अगला जो है सड़कों के किनारे विश्व में सर्वप्रथम कुशल जल निकासी व्यवस्था था। कुशल जल निकासी व्यवस्था मींस की क्या था? नालियों का प्रयोग था। नालियों का प्रयोग था। उस जमाने में भाई, आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है। 5000 साल पहले सड़कों के दोनों किनारों पर नाली बना हुआ है कि घर के जो गंदे पानी है, बारिश का जो पानी है, वो निकल करके शहर से बाहर चला जाए। नगर नियोजन में क्या था? आज आधुनिक बिल्डिंगें हमारी वैसी नहीं बन रही हैं जैसा उस जमाने में दृष्टिकोण था। जल संरक्षण का दृष्टिकोण था। नगर नियोजन प्रणाली में जल संरक्षण का प्रबंध था। पानी के, वर्षा के पानी को नगर के बाहर जो है गड्ढा बना करके वहां पे क्या करते थे? वहां पे संचित करते थे। अगला नगर नियोजन प्रणाली का मुख्य पहलू, आकर्षक पहलू क्या है? तो अगला जो है सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था थी। प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था थी। बिजली का आविष्कार तो बच्चों हुआ नहीं था। कैसे प्रकाश स्तंभ वो होता था? प्रकाश स्तंभ जो है ऑयल लैंप, मतलब मसाल जो जलता है ना, मसाल तेल डाल करके प्रकाश करना, इतना उन्नत दृष्टिकोण उस जमाने में था। अगला जो है घरों का मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग पर न खुलकर पीछे के गली में खुलता था। अब बच्चों क्या है कि जो ये घर बने हुए हैं सड़कों के किनारे, तो सड़कों के किनारे के जो इंट्रेंस गेट है, प्रवेश करना है, वो यहां पर जो पीछे गली है उसमें खुलता था। मतलब क्या है भाई, ये शांति प्रिय लोग थे। शांति प्रिय जो हैं लोग थे। कल ही बेटा मैंने बता दिया था, राहुल है करेंगे सर एक बार बता दीजिए कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ना है, ये जीएस का बैच है। आप रामशरण शर्मा को पढ़ लीजिए, कोचिंग का नोट्स पढ़ लीजिए, क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो क्लास नोट्स है उससे कर लीजिए, सफिशिएंट है। अब प्राचीन भारत से पूछेगा 3 प्रश्न, आप पढ़ेंगे 700 पेज की उपिंदर सिंह, कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं और पता चलेगा उसी किताब के घन चक्कर में फंस गए हैं। तो टू द पॉइंट पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है? ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। आइए भाई जो है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है। अगला क्या है?
अगला जो है घर पक्की ईंटों से एक मंजिला या दो मंजिला होते थे, दो मंजिला होते थे। तो ये भी उनके नगर का है भाई कि उस जमाने में सब लोग पक्की मिट्टी के घरों में रहते थे। हम लोगों के समय बच्चों, हम लोगों के बचपन में गांव में कच्ची मिट्टी के मकान होते थे। 5000 साल पहले की सभ्यता जो है वो पक्की ईंटों के पक्के मकान में रहते थे। नगर में क्या था भाई? तो नगर में खाद्य सुरक्षा के लिए अन्नागार का प्रबंध था। अनाज को इकट्ठा रखा जाए, किसी साल अगर अकाल पड़ गया तो अकाल की स्थिति में लोगों को कम से कम भरपेट भोजन मिल जाए, तो इसका व्यवस्था किया गया था। चलिए, नगर नियोजन प्रणाली भी समाप्त हुआ। अब फटाफट मुझे बताइए, नगर नियोजन क्लियर है? अभी बेटा ऊर्जा है, आगे बढ़ा जाए या यहीं पे चाहते हैं कि विराम कर दिया जाए? अब अगला मुद्दा जो हम लोगों का होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हैं। नगर नियोजन प्रणाली तक क्लियर है? नगर नियोजन प्रणाली तक बेटा क्लियर है? ब्रिज किशोर है, क्रिस्टल क्लियर है सर? दोनों कमेंट जो है बेटा, यूट्यूब का भी कमेंट यहां पर मुझे एकदम स्पष्ट दिख रहा है और इधर आप लोग का जो एप्लीकेशन का कमेंट है वो भी दिख रहा है। हाँ बेटा, ऑफलाइन क्लास भी होती है दिल्ली में। हिंदी में माध्यम अगर आपका है तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, पटना में है, लखनऊ में है। तो जहां पर अगर आप सुविधा चाहते हैं तो आप उस अपनी सुविधा के हिसाब से वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का क्लास बेटा यहीं पे बस किया जाए, कई सारे लोगों का दिख रहा है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, या आप साइट पर जाकर के गूगल पर भी डालेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, जो है तो क्लास बेटा प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू होता है। तो आज की क्लास को औपचारिक रूप से हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कल जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर लिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि कोई डाउट है या कोई अन्य